मार्केट रेगुलेटर सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड स्कीमों का स्पॉन्सर बनने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इसने सेल्फ स्पॉन्सर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब सेल्फ स्पॉन्सर्ड एएमसी को भी कारोबार की इजाजत होगी। एक बार जब इनके बच्चे मैच्योर हो जाएंगे तो स्पॉन्सर इस बड़े हो चुके बच्चे के लिए किसी नए माता पिता की तलाश किए बिना ही बाहर निकल सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अधिक आजाद बनाने के लिए काफी अहम है। इससे पहले सेबी ने जनवरी 2030 में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें स्पॉन्सर की भूमिका की फिर से कल्पना की गई थी। सेबी ने इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी थी। आखिरकार इनसे 40 लाख करोड़ रुपए के साइज वाले भारतीय म्यूचुअल इंडस्ट्री में नए तरह के स्पॉन्सरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। सेबी अगले कुछ दिनों में इस विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसमें ये नए ट्रस्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही इससे जुड़े सुरक्षा उपायों को भी बताया जाएगा। उदाहरण के जनवरी 2030 में आए सेबी के कंसेप्ट पेपर में कहा गया था कि पी के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड हाउसों को उन कंपनियों में भी निवेश के लिए पहले से तय सख्त मापदंडों को सीमा का पालन करना होगा, जिनमें पी फर्म ने करीब 10% या उससे अधिक निवेश किया हुआ है। साथ ही उनके निवेश वाली कंपनियों के आईपीओ आने पर म्यूचुअल फंड को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। है कि अब शेयर खरीदने बेचने के लिए भी अब मिलेगी एएसबीए की सुविधा। आखिर क्या होती है ये सुविधा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार के लिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सुविधा के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसों को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है। सेबी के बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिलहाल इस चरण में ब्रोकरों और निवेशकों के लिए इसे ऑफर करना और उसका लाभ उठाना ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगा। एएसबीए प्रक्रिया का इस्तेमाल अभी आईपीओ और प्राइमरी मार्केट के दूसरे इश्यू के लिए आवेदन करते समय होता है। एएसबीए के तहत ब्लॉक हुआ फंड यूजर्स के खाते में ही रहता है। अब शेयरों की खरीद फरोख्त में भी इस प्रक्रिया को लाया जा रहा है। इससे स्टॉक ब्रोकरों और क्लियरिंग मेंबरों के पास रिटेल निवेशकों के रखे पैसों की सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह फंड के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों को भी कम करेगा। एक्सचेंज मार्जिन जरूरतों के सरप्लस में रखे निवेशकों के फंड को अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की ओर से बेहद कम जोखिम वाले और 15 दिनों के लिक्विडिटी वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रखा जाएगा। सेबी ने शेयर बाजार की व्यवस्था और कंपनियों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आजीवन सदस्य बने रहने के चलन को समाप्त करना और शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम शामिल है। इसके अलावा सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनने की नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी दी। इस कदम से म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रिसर्च के रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी गई है कि अब इसने अपने लक्ष्य और स्ट्रेटेजी में भी काफी बदलाव किया है। आखिर क्या है ये बदलाव, आइए जानते हैं। अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी की कुछ सेक्टर में एंट्री की योजना थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला कि अब यह योजना बदल गई है। अब अदानी ग्रुप पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में एंट्री से पीछे हट रही है और मुंद्रा में ग्रीनफील्ड कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड के $400 करोड़ के प्रोजेक्ट पर भी आगे बढ़ने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी एल्यूमिनियम, स्टील और रोड प्रोजेक्ट के भी और आगे बढ़ने से पीछे हट रही है। अदानी की योजना अब कोर प्रोजेक्ट पर फोकस करने की है। इसके तहत अब पावर जनरेशन, पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी पर फोकस है। इन कोर एरिया में भी स्ट्रेटजी बदल गई है। कुछ महीने पहले अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया था और उस समय ग्रुप ने कहा था कि यह देश का अपना फाइनेंशियल टाइम्स या अल जजीरा बनाने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि अब सूत्रों का कहना है कि अदानी ग्रुप मीडिया सेगमेंट में और कोई खरीदारी नहीं करेगा। वहीं $215 करोड़ का कर्ज चुकता करने के लिए अदानी परिवार ने शेयरों की बिक्री की और अब वहां आगे हाई रिस्क वाले फाइनेंसिंग से दूर रहने की कोशिश करेंगे। अदानी की योजना अब शेयरों को गिरवी रखकर पैसे जुटाने की बजाय प्राइवेट बॉन्ड प्लेसमेंट और दिग्गज निवेशकों को इक्विटी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट।
टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया है 14,000 करोड़ का लोन, जो कि लीज पर लिए गए विमानों और विस्तार योजना के लिए काम आएगा। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रेश लोन और मौजूदा कर्ज के रिफाइनेंस के लिए 14,000 करोड़ का फंड हासिल किया है। एयर इंडिया ने मौजूदा कर्जों को चुकाने के लिए 12,500 करोड़ और महामारी के दौर की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि इस पर एसबीआई और बीओबी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और एयर इंडिया के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह फंड लीज पर लिए गए विमानों और नए विमानों के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में विस्तार करने के लिए एयरलाइन के प्रयासों को दिशा देगा। अपनी विस्तार योजना के हिस्से के रूप में एयर इंडिया ने पिछले साल दिसंबर से विमान को लीज पर शामिल करने की योजना की घोषणा की थी। इसके तहत इसने बोइंग और एयरबस के साथ 417 विमानों का ऑर्डर दिया था। एयरलाइन की लीजिंग योजना में 21 एयरबस A320 NEOS, 4 एयरबस A321 NEOS और 5 बोइंग B777-200 LRS शामिल है, जो दिसंबर में आने शुरू हो गए हैं। एयरलाइन ने 417 विमानों के लिए एक ऑर्डर की भी घोषणा की है। इसमें से 31 विमान, जिसमें 25 ब्रांड न्यू बोइंग B737-800S और 6 एयरबस A350-900S 2023 दूसरी 6 माही में आएंगे। इस कर्ज के लिए हिस्से का उपयोग वीआरएस के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। इसकी लागत 200 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। वीआरएस की पेशकश उन सभी स्थायी सामान्य कैडर अधिकारियों को की गई है जो कम से कम 40 वर्ष के हैं और जिन्होंने एयर इंडिया में कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। होने की तैयारी है, जिसमें आयकर से जुड़े नियमों को बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये बदलाव। जो लोग प्रति वर्ष 7 लाख रुपए से कम कमाते हैं, उन्हें बढ़ी हुई छूट सीमा से लाभ होगा। हालांकि पहली बार डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेशकों को अब लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा, जिसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह नहीं बताता कि वह किस रिजिम के तहत अपना रिटर्न जमा करेगा, तो उसके लिए नई टैक्स रिजिम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम की तरह काम करेगी। टैक्स पेयर टैक्स भरने के लिए पुरानी रिजिम का चयन कर सकते हैं। टैक्स में छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब नई दरें 0% से 30% तक है। सालाना वेतन 3 लाख रुपए तक शून्य, 3 लाख से ऊपर 6 लाख रुपए की सैलरी पर 5%, 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की सैलरी पर 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की सैलरी पर 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए की सैलरी पर 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। पुरानी रिजिम के तहत 50,000 रुपए की कटौती में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसे नई व्यवस्था में बढ़ा दिया गया है। LTA 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। फिजिकल गोल्ड कन्वर्जन पर कोई कैपिटल टैक्स गेन नहीं होगा, कोई LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम से होने वाली आय टैक्स स्लैब होगी। सीनियर सिटीजन और सेविंग स्कीम के तहत अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकार को पता है कि इनकम टैक्स की चोरी हुई है, लेकिन चोरों से टैक्स की वसूली मुश्किल है। यानी जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए वो डूब रहा है। ये रकम कोई 100-200 करोड़ या 10,000-20,000 करोड़ नहीं, बल्कि 10 लाख करोड़ रुपए के करीब है। और ये हम नहीं कह रहे, लेकिन इसके बकाये इनकम टैक्स की रिकवरी मुश्किल है, ये कहना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का। संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की इनकम टैक्स एरियर यानी पहले से चला आ रहा बकाया टैक्स 11.1 लाख करोड़ रुपए का था। खुद इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि इनमें से 98% की वसूली मुश्किल है। विभाग ने इसे डिफिक्ट टू रिकवर बताया है। डायरेक्ट टैक्सेस के CAG ऑडिट में खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स सर्च और कर चोरी की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने के शुरुआती आदेश के बीच 208 दिनों से लेकर 1220 दिनों का गैप रहता है। वजह यह है कि प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।
सीएजी ने कहा है कि असेसमेंट पूरा होने से पहले प्रॉपर्टी का डायरेक्ट टैक्सेस के सीएजी ऑडिट में खुलासा हुआ है कि इनकम टैक्स सर्च और कर चोरी की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी अटैच करने के शुरुआती आदेश के बीच 208 दिनों से लेकर 1220 दिनों का गैप रहता है। वजह यह है कि प्रोविजन अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। सीएजी ने कहा है कि असेसमेंट पूरा होने से पहले प्रॉपर्टी का अटैचमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में ऐसा मजबूत हथियार है जो टैक्स चोरी की कोशिश करने वालों से वसूली में इस्तेमाल होता है। अगर बकाया इनकम टैक्स की बात करें, 2013-14 तक ये रकम 5,75,000 करोड़ थी, जो 2017-18 तक बढ़कर 11,14,182 करोड़ रुपए हो गई। 2013-14 में जहां 96% टैक्स एरियर को वसूल करने में मुश्किल माना गया था, वहीं 2017-18 तक कुल टैक्स एरियर की 98% रकम को वसूल करने में मुश्किल माना गया। सीएजी ने सीबीडीटी को सिफारिश की है कि संपत्तियों के अटैचमेंट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जाए, जिसका कड़ाई से पालन हो। इससे असेसिंग अफसर इनकम टैक्स कानून के प्रावधानों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि संपत्तियों के अटैचमेंट में गलतियां भी होती है। जब्ती के लिए संपत्तियों की पहचान की प्रक्रिया में भी खामियां है, जिससे प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्यवाही इतनी कारगर नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रविवार न छुट्टी। आखिर 1 अप्रैल को बैंक बंद होते हैं। बैंक बहुत कम लोगों को जानकारी के बैंक क्यों बंद होते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। देश में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंक 1 अप्रैल यानी शनिवार को बंद रहेंगे। मार्च खत्म होने को है और उसी के साथ वित्तीय वर्ष की भी क्लोजिंग हो रही है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 खत्म हो रहा है। क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को कोई भी दिन क्यों न हो, बैंक बंद ही रहते हैं। बैंकों में 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म और पूरा दिन काम होने के चलते अगले दिन यानी 1 अप्रैल को आम ग्राहकों की नो एंट्री होती है। हालांकि इस दौरान आप ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल उस दिन कर सकते हो। चूंकि अप्रैल 2023 में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। कुल 15 दिनों की छुट्टियों में 4 छुट्टी रविवार की है। इनमें कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली है। बता दें कि पूरे देश में 15 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई अवकाश की सूची के मुताबिक ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में है। ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होंगी। वही आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पराली के लाभदायक उपयोग के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करने की योजना बनाई है। इससे विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्माण संभव होगा। पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि पराली का लाभदायक उपयोग कर उद्योग जगत के लिए ऊर्जा संयंत्र बनाए जाने से किसान को आमदनी का एक और जरिया मिलेगा। इस प्रयास से उत्तर भारत में पराली और अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। शोधकर्ता जैविक अपशिष्ट, खासकर रसोई के अपशिष्ट से उपयोगी एक्विएटेड कार्बन का विकास कर रहे हैं, जो सुपर कैपेसिटर का एक प्रमुख घटक है। अपने इस शोध कार्य के माध्यम से वे एक नई फार्मा एनर्जी सिनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। पराली से प्राप्त एक्विएटेड कार्बन से तैयार सुपर कैपेसिटर के कई लाभ हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्राप्त कर सकते हैं और इससे सुपर कैपेसिटर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। सुपर कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ने से आईपी की उपलब्धि होगी और देश में रोजगार बढ़ेंगे। बता दें कि देश में सालाना 760 लाख मैट्रिक टन पराली उत्पन्न होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। उसको जानते हैं, जिम रोजर्स है इन्वेस्टमेंट गुरु। जिम रोजर्स को लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में मौजूदा जो ग्लोबल उथल-पाथल है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यह धीरे धीरे 2008 से भी बहुत बड़ा संकट बनने जा सकता है। दुनिया भर में कर्ज का स्तर आसमान छू रहा है, जिससे स्थिति नाजुक बन सकती है। केंद्रीय बैंकों की नीतियों में नरमी से पहले ब्याज दरें बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जिम रॉजर्स का कहना है कि इतिहास को देखने पर पता चलता है कि वित्तीय संकट आमतौर पर अलग अलग घटनाओं के रूप में शुरू होता है।
कुछ महीने बाद मामला बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरे सिस्टम को अपने चपेट में ले लेता है। इसलिए मौजूदा संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकारों ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और घबराहट को शांत करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। रोजर्स ने जोड़ा, 2008 में हमें समस्या हुई थी क्योंकि लोगों ने बहुत अधिक कर्ज ले लिया था। हालांकि 2008 के बाद से कर्ज का स्तर आसमान छू गया है और अब यह बहुत बड़ा हो गया है। तो अगली बार जब हमें कोई समस्या होगी तो यह बहुत और बहुत बुरी होगी क्योंकि कर्ज का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। मिलावट एक चुनौती है और इसके कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो दूध का दूध और पानी का पानी यह कहावत को सही अर्थों में चरितार्थ कर सकता है। 3D पेपर के उपयोग से बनाया गया है यह पोर्टेबल उपकरण जो महज 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा एक ऐसा मशीन तैयार किया गया है जिस उपकरण की मदद से दूध का परीक्षण घर पर भी आसानी से हो सकता है। यह उपकरण यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित मिलावट के लिए आमतौर पर उपयोग होने वाले पदार्थों का पता लग सकता है। दूध की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए पारंपरिक प्रयोगशाला आधारित विधियों, जो महंगी और समय लेने वाली है, की तुलना में यहाँ अपेक्षाकृत किफायती तकनीक है। पानी, ताजा रस और मिल्कशेक जैसे अन्य तरल पदार्थों का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। मिलावट के परीक्षण के लिए किसी भी तरल पदार्थ का केवल 1 मिलीलीटर का नमूना पर्याप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। डेनमार्क के एक रक्षा मंत्रालय और उनकी ऊर्जा एजेंसी ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के पास एक रहस्यमयी वस्तु देखी है। डेनमार्क अब इस वस्तु को बाहर लाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे शक है कि वह रूस ने पाइपलाइन को उड़ाने का या क्षतिग्रस्त करने के लिए कोई हथियार तो नहीं लगाया है या फिर किसी तरह का जासूसी यंत्र हो सकता है। डेनमार्क के पड़ोसी देश स्कैंडिनेविया में रूसी गतिविधियां बढ़ी हुई देखी जा रही है। डेनमार्क को शक है कि ये कोई रूसी हथियार है जो फटा नहीं। उसके जवाब में रूस का मानना है कि अगर डेनमार्क उस चीज को निकालना चाहता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पहले डेनमार्क पुख्ता कर ले कि वो क्या चीज है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के एकदम बगल में मौजूद यह सिलेंडर जैसी वस्तु करीब 16 इंच लंबी और 4 इंच व्यास की है। फिलहाल ये पता नहीं है कि ये किस तरह की वस्तु है, उसका किस तरह का व्यवहार या काम होगा। सबसे पहले जरूर है कि इस वस्तु को बाहर निकालने की। इस रहस्यमयी वस्तु का पता तब चला जब डेनमार्क की सरकार ने क्षतिग्रस्त नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की मरम्मत करने को कहा। यह रहस्यमयी वस्तु नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के पास है, जिसकी शुरुआती जांच के बाद लग रहा है कि ये कोई मैरीटाइम स्मोक बुवॉय है। यह बुरी स्थिति में चेतावनी संदेश भेजने का काम करता है। उधर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के मालिकों ने डेनमार्क की सरकार का साथ देने का वादा किया है। साथ ही इस वस्तु को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उसे मालूम था फोन हैकिंग हो रहे हैं, पर कोर्ट केस से बचने के लिए कुछ कार्यवाही नहीं की। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने रॉयल फैमिली पर फोन हैकिंग छिपाने का आरोप लगाया है। प्रिंस हैरी समेत कई सेलिब्रिटीज ने न्यूज़पेपर्स के प्रकाशकों के खिलाफ प्राइवेसी उल्लंघन मामले में केस दर्ज करवाया है। इसी केस की सुनवाई के दौरान हैरी ने कहा कि उनके परिवार को फोन टैपिंग की जानकारी थी, लेकिन कोर्ट केस से बचने के लिए उन्होंने इसे छुपा कर रखा। हैरी के मुताबिक इससे प्रशासन के गलत काम सामने आ जाते। हैरी ने आरोप लगाया कि उसके अपने परिवार ने उससे प्राइवेसी उल्लंघन की जानकारी छिपाई और ब्रिटिश न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से नहीं उलझने को कहा। रॉयल फैमिली ने हैरी के सामने परिवार के फैसले को मानने की शर्त रखी थी। हैरी के मुताबिक उन्हें इस बात कुछ सालों पहले पता चला जब उन्होंने इस मामले में दूसरी लीगल टीम से सलाह ली। प्रिंस हैरी के अलावा ब्रिटिश जमाइकन कैंपेनर जॉरेन लॉरेंस, पॉप स्टार एल्टन जॉन, एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ले सहित कई सेलिब्रिटीज ने भी मीडिया ग्रुप्स पर प्राइवेसी उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया है। इनमें द सन की पेरेंट कंपनी न्यूज ग्रुप, न्यूज़पेपर्स द मिरर, डेली मेल, एसोसिएट न्यूज़पेपर्स शामिल है। इन मीडिया हाउस पर साल 1993 से 2018 तक कई बार गैर कानून तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी में दाखिल होने, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और मेडिकल रिकॉर्ड चुराने और फोन टैप करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है और इस बार तो भारत ने सीधे पाकिस्तान की सरकार पर ही वार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्यवाही करते पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है, कानूनी मांग के जवाब में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में रोक दिया गया है।
आपको बता दें कि बीते 6 महीने में यह दूसरी बार है जब भारत में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर रोक लगाई दी गई हो। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक ट्विटर हैंडल के खिलाफ यह कदम क्यों उठाया है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार का आधिकारिक हैंडल @GOV ऑफ पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से देखा जा रहा है। अक्टूबर 2022 में भी पाकिस्तान के सरकारी आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारत में रोक लगा दी गई थी। इससे पहले जुलाई में भी इसे बैन कर दिया गया था। हालांकि दोनों ही मौके पर बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।